आखिर डिफेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री मोदी कौन सा मंत्र आजमा रहे हैं कि आज सुपर पावर्स भी भारत के हथियार बाजार में लाइन लगाकर खड़े। पाकिस्तान के साथ जारी बात है, उनको एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है कि पाकिस्तान को कौन देता है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें देता भी कोई नहीं है ना इक्विपमेंट। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को सामने रखा जाएगा और भारत को ग्रे लिस्ट में नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देना चाहिए। लेकिन आप देखें कि इंडिया ने पैसा तो बहुत लगाया है, और वो जो पैसा लगाया है वो अमेरिका को गया है, वो फ्रांस को गया है, वो रशिया को गया है, वो बहुत सारे मुल्कों में गया है। हमने जो 4 जंगें की वो सबकी सब शुरू हमने की, खत्म उन्होंने की, वो अलग बात है। जिस पेस से मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, इट इज़ वेरी फास्ट पेस, ये बड़ी फास्ट पेस है और ये अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान मेरे ख्याल से तो सफाई हो रही है यहाँ पे, तो ऑपरेशन क्लीन अप का नाम दे देना चाहिए कि जो काम हमें करना चाहिए था वो एक दूसरी कंट्री के लोग आके करके और निकल भी जाते हैं और हमें पता नहीं लगता, क्योंकि सर अभी तक 10-15 लोग मारे जा चुके हैं। मैक्सिमम डिमांड कहाँ से आ रही है? इंडिया से आ रही है। इंडिया, बल्कि वह पिछले 20 साल में 10 सालों में ये कितने 2016 ऑनवर्ड तो $20 बिलियन से ज्यादा का वेपन इंडिया जो है वो $20 बिलियन बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। $20 बिलियन इज नॉट बिग मनी। दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्टर से दुनिया के बड़े हथियार एक्सपोर्टर बनने का भारत का सफर ज्यादा पुराना नहीं है। महज 7 साल के अंदर भारत सरकार दुनिया के कई देशों को 38,500 करोड़ रुपए के हथियार बेच चुकी है। काफी कंट्रीज जो हैं खरीदने के लिए दिलचस्पी शो कर रही हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ऑलरेडी इंडिया अपनी बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है और अब इंडिया के सुपरसोनिक मिसाइल की भी लोग डिमांड करने लग गए हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात ये करूंगा कि इंडिया इस टाइम जो है ना पूरी दुनिया में छाया हुआ है, ठीक है। ना सिर्फ डॉलर की साइड से, ना सिर्फ इकोनॉमी की साइड से, ना सिर्फ डेवलपमेंट की साइड से, बल्कि यहाँ तक कि उनके, अब आपने जैसे बात किया है, जो उनके मिसाइल हैं वो भी खरीद रहे हैं, वो भी लोग मुख्तलिफ ममालिक खरीदने में राजी हैं। इंडिया ने अपनी वर्ल्ड के ऊपर ना पूरी दुनिया के ऊपर अपना एक ऐसा नाम बना दिया है जिसके ऊपर लोग एतमाद कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान की बात कीजिए, पाकिस्तान में कोई ऐसा सीन ही नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ नाम यही बना है कि ये लोग करप्ट जो है, इनके हुक्मरान करप्ट है, करप्ट गवर्नमेंट्स हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, ठीक है। हमारी सिर्फ ये इमेज बनी है, जबकि इंडिया की इमेज आपने खुद अपने मुंह से बता दी है मुझे। लेकिन अभी जो धीरे धीरे मूव चल रहा है सेल्फ रिलायंस में, आत्मनिर्भरता में, 11% हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए। वी आल्सो स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू 85 कंट्रीज। छोटे छोटे इक्विपमेंट है, छोटा छोटा बजट है, बट 85 कंट्रीज को इक्विपमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। मैं जब डायरेक्टर पैराएसएफ था तो मेरे पास फॉरेन फर्म्स आई, कहते हैं हमारा इक्विपमेंट टेस्ट कर लो, आप सिर्फ आप लो मत, टेस्ट कर लो। मैं ऐसा क्यों? कहते हैं सर जब हमारा इक्विपमेंट टेस्ट हो जाएगा ना इंडिया में, तो आपके जो, एंड सेम को था पाकिस्तान ऑल्सो, -50 डिग्री से +50 डिग्री तक, सी लेवल से सियाचिन तक, मैं किसी भी देश को बेच दूंगा ये उसके बाद कि इंडिया ने टेस्ट कर लिया। जब से ये लद्दाख के अंदर एक वाकया हुआ, हमने ये देखा है कि जो इंडियन आर्मी है उसके अंदर एक दौड़ सी लग गई है और पूरी दुनिया ये समझ रही है और कह रही है कि इंडिया जो है इट्स रीमेकिंग इट्स आर्मी, और जो गैप है वो चाइना के साथ कम करना है ज़्यादा से ज़्यादा। इस हवाले से आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले एक प्राइम मिनिस्टर मोदी तेजस को उड़ा रहे थे। दैट वाज जस्ट टू गिव अ मैसेज कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्टैंड्स विद द एयर फोर्स, और हम वो करने जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि इंडियन जो फौज है उसके अंदर इनोवेशन की बात हो रही है, और जारी बात है हर जब भी इनोवेशन होती है पैसा लगता है, सारा कुछ होता है। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि कैसे जो एक जनरल बिपिन रावत ने सफ़र शुरू किया था, जो फर्स्ट सीडीएस थे, कहा जाता है कि बड़े इम्पोर्टेंट आर्मी चीफ से वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी जान चली गई थी, और उस वक्त से लेके ये पोस्ट खाली रही। फिर जनरल अनिल चौहान को लाया गया। कहा जाता है कि वो इतने अथॉरिटेटिव फिगर नहीं है जितने बिपिन रावत जो थे वो ज़्यादा थे। और इंडिया के अंदर जैसे मैंने इनोवेशन की बात की, इसी तरह उसके लिए अंदर फिर चैलेंजेस होते हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, ये वो। इसी तरह टेक्नोलॉजी के हवाले से भी इंडिया के अंदर मसले हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरह इमीडिएटली बाय करनी है। जो इंडिया की जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, जो कि स्टेट ओन्ड बेसिकली एक अदारा है, जो कि जिसे वो कहते हैं ना मिसाइल वगैरह बनाता रहा है और ये सारा करता रहा है, जिसे कहते हैं ना कि वो
बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन आप देखें कि इंडिया ने पैसा तो बहुत लगाया है। और वो जो पैसा लगाया है वो अमेरिका को गया है, वो फ्रांस को गया है, वो रशिया को गया है, वो बहुत सारे मुल्कों में गया है। लेकिन इंडिया की जो प्राइमरी काम है वो ये चाहता है कि हम ये जो जिसे बोलते हैं ना, हम जो पैसा लगाएं वो पैसा सारे का सारा इंडिजिनस डेवलपमेंट करें, ताकि वो जो मोदी साहब कहते हैं ना मेक इन इंडिया वाली चीज़ भी चले। और अगर वो कहते हैं हम नहीं कर लो अपनी जो अदारोों को एम्पावर करेंगे तो कौन फिर बाहर से आके करेगा। सो बहरहाल ये एक जिसे वो कहते हैं ना कॉन्टीन्यूस चैलेंज है। सो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं इंडिया के पास, और ये अभी रिसेंटली भी उन्होंने एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ऑर्डर किया हुआ था, कुछ 4.8 बिलियन डॉलर का है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि ये एक इंडिया इज़ कॉन्टीन्यूसली इन कंपटीशन विद चाइना, और उनको पता चल गया है कि ये जो कंपटीशन है ना ये इंडो पैसिफिक में है, ये कंपटीशन LAC के ऊपर है। ठीक है जी। कहा जाता है कि बहुत सारे सोर्सेज ये कहते हैं कि जो 45% जो इंडियन जो आर्मी का इक्विपमेंट है वो ऑब्सोलीट है। ठीक है जी। और ये जो डाटा है ये इंडियन पार्लियामेंट की जो डिफेंस कमेटी है उसमें ये दिया गया था कि 45% इंडियन पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी, आई एम नॉट कोटिंग इट फ्रॉम माई सेल्फ, ठीक है जी। और कहा जाता है कि अगर जो वॉर का जो स्टॉक है, ठीक है जी, वो 40 दिन का पड़ा हुआ है अगर दोनों फ्रंट पे वॉर होती है। इंडिया की जो जैसे पाकिस्तान का कहा जाता है 26 दिन है मेरा ख्याल है। मैं जिस पेस से मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, इट इज़ वेरी फास्ट पेस, ये बड़ी फास्ट पेस है और ये अनप्रेसिडेंटेड है। और कई लोगों का कहना ये है कि ये दिस इज़ बिकॉज कि जो इंडियन ये जो लद्दाख में ये जो मसला बना, अगर ये ना होता तो शायद इससे भी ज़्यादा लगता, बिकॉज अभी इंडिया की अटेंशन डाइवर्ट हो गई है। ठीक है जी। बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं पिछले 10 सालों के अंदर, जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी थे। बड़ा पैसा डिफेंस को गया है, एयर, लैंड, सी, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना ये एक बड़ा वो है। ये आप देखें कि बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं इंडियन आर्मी के अंदर, और जिसे कहते हैं ना बड़ी तेज़ी से आ रही हैं। और ये और कहा जा रहा है, अभी मैं देख रहा था कि एक आर्मी की जो एक रिपोर्ट थी कि जो 15% आर्मी जो है इंडियन आर्मी, उसकी जो किट है वो एक न्यू जनरेशन इक्विपमेंट है। ठीक है जी। ये दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, सो इट मींस दे हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट। ठीक है जी। पाकिस्तान के साथ जारी बात है, उनको एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, और वो पाकिस्तान अब उसको कैसे मैच करेगा, क्या चाइनीज़ इक्विपमेंट लेंगे, रशियन इक्विपमेंट लेंगे, दैट इज़ समथिंग जिसे कहते हैं ना उस पर देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को कौन देता है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें देता भी कोई नहीं है ना इक्विपमेंट। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को सामने रखा जाएगा और भारत को ग्रे लिस्ट में नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देना चाहिए, जिस किस्म की भारत कार्रवाइयाँ पूरी दुनिया में कर रहा है। हमने जो बार बार हम पंगे लेते हैं भारत के साथ, और हमने जो 4 जंगें की वो सबकी सब शुरू हमने की, खत्म उन्होंने की, वो अलग बात है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि चाइना के साथ जो गैप है उसको कैसे मेंटेन करना है। ठीक है जी। अब जिसे कहते हैं ना जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे तो इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि नहीं था, लेकिन इन्होंने बढ़ाया आके। ठीक है जी। अब ये जो बजट बढ़ा है, ठीक है जी, वो कहा जाता है कि एयरफोर्स जो है वो कोई 42 स्क्वाड्रन्स जो है जो ऑफिशियल उनका जो टारगेट है वो लेके जाने हैं। अभी तक वो 31 पे है, और कहा जाता है कि 200 मज़ीद जहाज़ उनको चाहिए, और अगर वो 200 मज़ीद जहाज़ ले पाते हैं तो दैट इज़ समथिंग दे बिलीव कि वो चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। तो जब से होश संभाला है मैं यही सुन रही हूँ कि IMF के पास है, और या फिर वर्ल्ड बैंक से मांग रहे हैं या सऊदी अरब से मांग रहे हैं, अब चाइना को चूना लगा रहे हैं। तो सर कैसे, मतलब कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि जी हम बड़े स्ट्रांग हैं और हमारी बड़ी इज्जत है। सर आजकल अननोन गनमैन जो है वो बड़ा फेमस हो रहा है, और जगह जगह पे जो ये टेररिस्ट कहलाते हैं इनको मारा भी जा रहा है। एक खामोशी, एक सन्नाटा है, पाकिस्तान मीडिया कोई बात नहीं कर रहा। न्यूज़पेपर्स वगैरह में, डॉन वगैरह में ये न्यूज़ आ जाती हैं।
आपके ख्याल से कौन कर रहा है ये? क्या ये भारत की एजेंसीज आके मार रही हैं? अगर ऐसा है तो फिर हमारी एजेंसीज को पता क्यों नहीं लग रहा? अब मैं चूंकि इंटेलिजेंस का आदमी नहीं हूं तो मेरे लिए तो ये बहुत कहना मुश्किल है। बट क्वेश्चन यही है कि जो 2-3 खबरें हाल में हमारे सामने आई, एक हरदीप सिंह निज्जर की जिनको कनाडा में मारा गया, और कनाडा का रिएक्शन आपने देखा, उन्होंने रॉ को उसमें इन्वॉल्व किया, और बाद कयास नहीं है कि भारत ही इन्वॉल्व हो। पाकिस्तान में भी जो इस वक्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुमकिन है इसमें, मतलब मैं इसको रूल आउट नहीं कर सकता। पाकिस्तान मेरे ख्याल है इससे तो सफाई हो रही है यहाँ पे, तो ऑपरेशन क्लीन अप का नाम दे देना चाहिए कि जो काम हमें करना चाहिए था वो एक दूसरी कंट्री के लोग आके करके और निकल भी जाते हैं और हमें पता नहीं लगता, क्योंकि सर अभी तक 10-15 लोग मारे जा चुके हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात की कि उनको वीजा नहीं दिया जाता था, तो सर उसके बाद की भी तो आप देखिए ना कि क्या हुआ। अब हर कंट्री उन्हें वीजा देती है, अमेरिकन प्रेसिडेंट उनकी कंट्री में विजिट करते हैं, उनको बुलाते हैं। इस्लामिक कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इस्लामिक कंट्रीज उनको अपने यहाँ के बड़े बड़े अवार्ड्स जो हैं वो दे रही हैं। तो फिर उन लोगों को क्यों नजर नहीं आ रहा कि भारत में, या अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बड़ा कुछ गलत किया है तो फिर ये इस्लामिक कंट्री वाले क्यों इतना ज्यादा उनको हारफुल पहना रहे होते हैं? अब इंडिया क्या करना चाहता है, वो कहता है कि हम अपनी वेपन्स तो हम एक्वायर करना चाहते हैं, मिलिट्री मसल में हम वो लाना तो चाहते हैं, लेकिन उतना डिफेंस पे पैसा नहीं लगाना चाहते जितना चाइना लगाता है। ठीक है जी, चाइनीज जो डिफेंस स्पेंडिंग है ना वो उतनी है जितनी अमेरिकन की है। ठीक है जी, लेकिन इंडियंस कहते हैं नहीं, हमें उतना पैसा नहीं लगाना। लेकिन क्या ये ऐसा कर सकते हैं? बड़ा मुश्किल काम है ये। आप अगर देखें कि जो इंडिया की, मैं रिसेंटली देख रहा था कि जो फॉर्मर आर्मी चीफ है जनरल नरवाने, उन्होंने एक जगह कहा था कि हम ये कोशिश कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए कि एक नई एंटिटी क्रिएट की जाए जिसका नाम हो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। ये बात उन्होंने ORF के प्लेटफॉर्म पे की थी, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है उसके प्लेटफॉर्म पे की थी। भारत आगे जा रहा है अपने इकोनॉमी के लिहाज से, कई दूसरी चीजों में बांग्लादेश आगे जा रहा है और बाकी कंट्रीज भी। आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को 20 साल बाद, 30 साल बाद पाकिस्तान कुछ कर पाएगा, या हम ऐसे ही कटोरा लेके और पूरी दुनिया में फिरते रहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपकी मानता हूँ एक कि भाई पाकिस्तान के जो हालात हैं, हम भी जब पैदा हुए तो हमें भी यही कहा गया कि पाकिस्तान बहुत एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, और आज तक ये जुमला हम सुनते हैं कि ये नाजुक मोड़ ही है। तो ये नाजुक मोड़ कब ख़त्म होगा ये मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। तो भारत ने ये ज़बरदस्त काम किया है और उनको इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने कम से कम सियासी इस्तेकाम वो लेकर आए अपने सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से आज वो इकोनॉमिकली जहाँ खड़े हैं वो बुनियादी तौर पे ही है कि उनके यहाँ सियासी इस्तेकाम आया। इम्पॉर्टेंट चैलेंज है इंडिया के अंदर, इसको वो है कि कैसे चाइना और पाकिस्तान दोनों पे नज़र रखनी है। इंडियन मिलिट्री जनरल्स बार बार एक चीज़ कहते हैं, टू फ्रंट वॉर, जिसे आप कह लें कि इंडिया की जितनी भी जो जिसे कहते हैं ना कि बार बार एक चीज़ समझते हैं कि जी एक आर्मी की कोर 1 है और एक कोर 2 है, 2 कोर और 1 कोर, जो कि स्ट्राइक कोर समझी जाती हैं, जो कि पाकिस्तान का ध्यान रखती हैं इंडिया के अंदर। दैट इज़ अ माइंड सेट, सारी बात है। जिस तरह पाकिस्तान की भी स्ट्राइक कोर्स हैं, इंडिया की भी स्ट्राइक कोर्स हैं, कि इंडिया की जो स्ट्राइक कोर्स हैं, एक तो आई थिंक अम्बाला में है, एक दिल्ली के करीब है, और इसी तरह एक इंडिया की जो स्ट्राइक कोर है वो भोपाल के करीब है, एक जो है वो पनागढ़ के करीब है नियर बांग्लादेश। सो ये जो इंडिया के अंदर ये माइंडसेट है कि दोनों तरफ देखना है। ठीक है जी, और कई ऐसे इंडियन आप मिलिट्री जनरल्स की अगर हिस्ट्री देखें तो उनके जो कैरियर का ज़्यादा जो टाइम है वो पाकिस्तान की तरफ गुजरा है, दे हैव बीन लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। लेकिन अब बहुत सारे जो इंडियन जनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारा जो ज़्यादा टाइम है ये चाइना की तरफ है। ठीक है जी, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडियन आर्मी की रीऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है। सिंस 1947 से लेके
गलवान कहा जाता है कि एक टर्निंग पॉइंट है। इंडिया के अंदर ये एक क्वेश्चन आया कि हमें एक चीज CDS को रखना है, इंटरऑपरेबिलिटी पे जाना है, कैसे एक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इन सब को कैसे इकट्ठा करना है। और जो जिसे वो कहते हैं ना कि पिछली हुकूमतें इंडिया के अंदर डरती रहीं कि हम जो है ना ये ना करें। लेकिन कई दफ़ा इंडिया के अंदर ये भी डर आता है कि कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल जनरल ही ना आ जाए जो कि सिविलियन सुप्रीमेसी को थ्रेटन करे। ये एक क्वेश्चन है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये स्टेप लिया है कि पावरफुल जनरल चाहिए। हमने जो बार बार हम पंगे लेते हैं भारत के साथ, और हमने जो 4 जंगें की वो सबकी सब शुरू हमने की, खत्म उन्होंने की, वो अलग बात है, लेकिन उनकी कोई जरूरत नहीं थी, उससे हमें हासिल कुछ नहीं हुआ। चलिए देखिए, पहली बात आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान पंगे क्यों लेता है। देखिए, पाकिस्तान ने कभी क्या पंगा लिया, मुझे कोई ये समझा दे। पाकिस्तान तो चाहता है कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हों, हम अच्छे हमसायों की तरह रहें। सर जाहिर है हम भारत का हिस्सा थे, तो हमसे तो कोई बात ढकी छुपी हम नहीं भारत होगी। का हिस्सा नहीं थे, हम बर्रे सगीर में थे और हम अलग हुए। हम भारत का कभी हिस्सा नहीं थे। तो सर वो पूरा सब कॉन्टिनेंट एक ही था ना, भारत ही कहलाता था। पाकिस्तान तो सर बाद में बना है। दूसरा, नहीं, हम जो है वो, आप जो मुगलों की बात कर रहे हैं, तो वो मुगल भी तलवार के जोर पे आए थे, और जो लोगों को मुसलमान किया था वो भी तलवार के जोर पे तो किया उस था।